बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम देखेंगे, बेसिकली ये लेक्चर कंटिन्यूशन है पुराने लेक्चर की, ठीक है। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर थ्योरी और सप्लायर थ्योरी देखी थी कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी क्वांटिटी की, तो आपके पास क्या होगा कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सही है। इसी तरह सप्लायर में होता है कि अगर आपके पास प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके हमने पैरेलल शिफ्ट भी देखे थे, ग्राफ सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड, ठीक है। असल में होता है क्या है कि डिमांड कर्व के थ्रू हम स्मॉल डेटा तो एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन जब आपके पास डेटा बढ़ जाता है, यानी जब आपके पास जो वेरिएशंस हैं डेटा में विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड प्राइस, वो जब बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी जब रिलेटिवनेस आ जाती है, तो फिर आपके पास वो डिमांड कर्व आपको सही रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलास्टिसिटीज़। इलास्टिसिटी से पता चल रहा है कि एक तरह से एक इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सिबल, कि आपके पास जो डिमांड है प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, वेरी कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। यानी ये समझ लें कि हमें जो डिमांड कर्व हमने जो देखा था वो हमें क्या बताता था कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कितनी कम होगी, कितना रिस्पॉन्स आएगा, कितनी डिमांड आपकी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इन प्रोपोर्शन टू दी प्राइस, ये आपको इलास्टिसिटी के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी जब हमें रिलेटिवनेस चेक करनी हो, रिस्पॉन्स चेक करना हो कि कितना चेंज आया, तो वो हमें इसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। अच्छा, तो पहला हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो यानी जब परसेंटेज ऑफ प्राइस अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो कितना परसेंट चेंज आया, कितना रिस्पॉन्ड किया डिमांड ने, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई मैंने बता भी दी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस की, क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। किसकी रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, प्राइस की रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये होता है, हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं, यानी जो परसेंटेज डिमांड जो होती है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाती है, प्राइस, डिनोमिनेटर में क्या आता है, प्राइस, ठीक है। परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट करते हैं चेंज क्योंकि हम बेसिकली दो प्राइस के यानी दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज देखते हैं, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो हम करते हैं डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, सही है। तो इससे आपको क्वांटिटी डिमांड का भी चेंज पता चल जाएगा, यानी परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई 100 कर देगा, परसेंटेज आ जाएगा। नहीं करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, परसेंटेज है, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, सही। तो इन शॉर्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखेंगे कि प्राइस के बढ़ने से, यानी जब परसेंटेज ऑफ प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिव है वो, ठीक है। तो अब आते हैं, अच्छा ये छोड़ दें, हाँ, इसमें क्या है कि अगर आपके पास ई की वैल्यू, ई आपकी इलास्टिसिटी है, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, यानी आपने सॉल्व किया, आपने न्यूमरेटर में परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड रखी और डिनोमिनेटर में आपने परसेंटेज ऑफ प्राइस रखी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये रखा था आपने, यही फॉर्मूला है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए, लेकिन थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व तो कर लिया, अब वैल्यू आ रही है, क्या बताएगी वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है, आप ये लिखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है प्राइस की रिस्पेक्ट से,
यानी डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। कंज्यूमर मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया, इसलिए क्योंकि डिमांड थ्योरी कंज्यूमर पे ही अप्लाई होती है, क्योंकि कंज्यूमर क्वांटिटी को डिमांड करता है ना। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि जब प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। लेस देन 1 है, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। अगर तो यूनिटरी है इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये है कि जितने प्रोपोर्शन से प्राइस बढ़ रही है उतने ही क्या कहते हैं, उतने ही प्रोपोर्शन से क्या हो रही है, आपकी डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है यानी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली इसमें एक माइनस साइन भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप पे बेस करती है, यानी इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ क्या होती, कम होती, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है, तो इसलिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये समझ लें कि जो माइनस में इलास्टिसिटी आ रही होंगी उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सही है, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड कर्व को फॉलो करती है। और डिमांड कर्व ये कहता है कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब डिमांड आपकी ज़्यादा चेंज हो रही है प्राइस के लिहाज से, ठीक है। यानी इसमें माइनस वैल्यू हम अलाउ नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे सिर्फ, ठीक है। चलें, अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि अब लेक्चर में बहुत आराम से समझाऊँ चीज़ों को, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है वो मेरे ख्याल में ऐसे ही पढ़ाना चाहिए ताकि समझ में आए चीज़ें। और आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पढ़ते हुए थोड़ा सा ना नोट्स बनाए रखें, वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी अपने नोट्स ज़्यादा समझ आते हैं, सही है। अच्छा, ये डेटा मैंने खुद ले लिया था, खुद से अज्यूम किया कि मुझे आपको तीनों इलास्टिक सिस्टम समझानी थी। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ऑल दो बुक जैसा ही है, लेकिन उस बुक में जो प्रॉब्लम्स थी उनमें मुझे ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं नज़र आया जिसमें सारी इलास्टिसिटी आपको एक्सप्लेन, जिसमें सारी इलास्टिसिटीज़ आपकी एक्सप्लेन हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि खुद से एक न्यूमेरिकल बना लूँ। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आप तो बुक का आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज का लेक्चर जो अटेंड करेगा इंशाल्लाह बुक के सारे न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर सकेगा इंशाल्लाह, सही है। मैंने प्रिपेयर ही नोट्स ऐसे ही किए हैं कि आपको फिर मेरे ख्याल में बुक देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ प्रॉब्लम उठाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। हम सब चीज़ें देखेंगे, ग्राफ किस तरह होते हैं, कर्व किस तरह आ रहे होते हैं, रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिसिटी क्या होती है, रिलेटिव परफेक्ट क्या होती है, ये सब हम देखेंगे, सही है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है लेक्चर, ठीक है, तो स्टे ट्यून। अब ये है आपके पास क्या एग्जाम्पल, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाई नहीं। अभी हम जो इलास्टिसिटीज़ देख रहे हैं, जो प्राइस इलास्टिसिटी हम देख रहे हैं वो डिमांड कर्व के हिसाब से देख रहे हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, सही है। अभी सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे, सही है। तो अभी हम पहली इलास्टिसिटी देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है, अच्छा पहला, अच्छा इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से पहला मेथड ये है, सही है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। क्या कहता है कि ये फॉर्मूला इसका, यानी परसेंटेज मेथड है, जिस तरह मैंने बताया, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकालते हैं, माइनस साइन मैंने बताया था कि इन्वर्स, क्योंकि रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम माइनस यूज़ करेंगे ताकि एब्सोल्यूट वैल्यूज आए, माइनस साइन आपको क्या हो जाए, इग्नोर हो जाए अगर कहीं आ जाए। तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए टू बी क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ऐसी होना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है ये, कि अगर प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन कितनी डिक्रीज़ हो रही है,
ये आपको इलास्टिसिटी बताएगा। आपने जब वैल्यू रखी क्यू बी माइनस क्यू ए की, क्योंकि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पी ए जो आपकी, अच्छा पी, यहाँ पर हम कौन सी प्राइस रखेंगे और कौन सी क्वांटिटी रखेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, जो आपकी इनिशियल प्राइस थी और जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी उसके लिहाज से, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, तो पी ए माइनस क्यू ए रख दी वैल्यू। आंसर क्या है 1, यानी यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी जितने प्रोपोर्शन से, क्या लिखेंगे आप, कि जितने प्रोपोर्शन से आपके पास प्राइस चेंज हो रही है, इसका मतलब डिमांड, जो डिमांडेड क्वांटिटी वो इक्वली रिस्पॉन्सिव है, यानी इक्वली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा, अ यूनिट चेंज इन प्राइस वुड कॉज यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये लाजमी लिखना होगा, क्योंकि आंसर लाना इकोनॉमिक्स में सिर्फ इनफ नहीं है, आपको थ्योरी में एक्सप्लेन भी करना होगा कि क्या देखा आपने। तो क्या देखा आपने इस ई की वैल्यू से, कि जितनी क्वांटिटी, जितनी प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ हुई है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। B2C देखते हैं। B2C में क्या हो रहा है, प्राइस दोबारा बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, तो मैं यहीं से कह सकता हूँ कि ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो मतलब आपको ऑब्जर्व भी करना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर लें, आप देखें मेरा आंसर सही है या नहीं। अभी करके भी देख लेते हैं। B2C में गए, QC माइनस QB करेंगे, कोई आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई PC माइनस PB मल्टीप्लाई बाई इनिशियल जहाँ से स्टार्ट लिया था, तो PB 15 डिवाइड बाई 500, 15 डिवाइड बाई 500 2.4, सही है। अच्छा सॉरी, एक घटों में से हो गई। अच्छा हुआ, देखें इसलिए बोलते हैं कि पहले आप सॉल्व करें, ठीक है। सही है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। मैंने शायद बोल दिया था लेस देन 1, तभी बोलते हैं कि आप इसी तरह कैलकुलेट भी करें, सही है। तो ये अच्छा हो, गलती मुझसे हुई, मतलब गलती बोलने में मुझसे गलती हुई, क्योंकि देखें मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मैंने अभी आपको क्या बोल दिया था कि लेस देन 1 आएगा, ऐसा मैंने बोल दिया था, ठीक है। लेकिन जब सॉल्व किया तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पता होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस को वेरीफाई भी करना है, ताकि आपकी थ्योरी अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही गलती हुई उससे। तो मैंने क्यों गलत एसेस किया, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से सिर्फ देख रहा था कि अगर इतनी कम हुई तो इतनी चाहिए, मैं समझा कि लेस देन 1 आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि आप प्रोपोर्शन देखो, कितने प्रोपोर्शन से चेंज हुई है आपकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कितने प्रोपोर्शन से, वो आपका बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये आपको पहले तो, आपको सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी होगी डेटा को देख के, उसके बाद आपको रिमार्क्स लिखने हैं। देखिए मैंने भी क्या गलती की, मैंने प्रोटोकॉल ये तोड़ा कि मैंने पहले रिमार्क्स दे दिए। अब मैंने पहले जब कैलकुलेशन की तो अब पता चला कि आपके पास 2.4 आंसर आ रहा है, यानी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी प्राइस कम हुई और प्राइस बढ़ी। जब मेरी प्राइस इंक्रीज़ हुई, यानी जब B2C पे मैं गया, प्राइस मेरी क्या होगी, और बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंज आया, बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्या है, बहुत ज़्यादा 500 की अब 100 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये आंसर क्या जो है, ये इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ चेंज, देखें कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज देखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर, इलास्टिक। 2.4 टाइम्स आपके पास चेंज आया, डिक्रीज इंक्रीज़ की बात नहीं कर रहा। डिक्रीज़ तो है, डिक्रीज़ लिखने हैं, अब एक ही बात है। लेकिन अब C2D में आते हैं। अब C2D में अब एक काम करते हैं, हम पहले खुद से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। C2D में क्या हो रहा है, प्राइस और बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, ऑल्दो कम हुई है। देखें मैंने आपको यही बताया था शुरू में। अब देखें मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी बात। लॉ ऑफ डिमांड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है, कितने प्रोपोर्शन से कम हो रही है, कितना रिस्पॉन्ड कर रही है आपके पास डिमांडेड क्वांटिटी, कितनी रिस्पॉन्सिव है वो, ये आपको इलास्टिसिटी बताएगी। अब बताएं मुझे, चलें वो तो गलती मुझसे हो गई थी, चलें अगर हो जाती कई बार गलती भी।
खैर वो हमारी कैलकुलेशन वेरीफाई हो गया कि आपकी इलास्टिक आंसर है। क्यों? क्योंकि पहले 500 यूनिट से फिर कम हुए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन से कम हुए प्राइस के कम होने से। कोई प्राइस में इतना चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो क्या हो गया? इलास्टिक आंसर आया, यानी 2.4 वैल्यू आएगी। अब क्या है, 20 से 25 हम गए, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांडेड क्वांटिटी कम तो हुई है, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन से कम हुई है। मैं यहीं से कह सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि इक्वली, जाहिर सी बात है, इक्वली रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रही। अगर ये 100 से 50 भी होती तब तो मैं कह सकता यूनिटरी आएगा, लेकिन अब 80 हुई है, यानी ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब लेस देन 1 होगा आंसर। तो हम क्या है यहाँ पर, और लेस देन 1 आंसर आ रहा है। इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब ज़्यादा चेंज, प्रोपोर्शन से चेंज नहीं आया। अब D2C, अच्छा ये तो मैंने किया है। अब इस मेथड का ना, ये तो हो गया परसेंटेज मेथड। इस मेथड का होता है एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ये होता है कि C2D मैंने ले लिया, आंसर क्या आया? 0.8, लेकिन जब मैं D2C लूँगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। मैं जब D2C में गया तो अब क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बेस वैल्यू है वो चेंज हो रही है। क्या मतलब हुआ? जब मैं C2D में था तो फाइनल वैल्यू D थी, इनिशियल वैल्यू C थी, लेकिन जब D2C में गया तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यूज़ चेंज हो गई, तो आंसर भी क्या आएगा? चेंज। तो ये तो नुकसान हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग, D2C के अकॉर्डिंग, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो इलास्टिक आ रहा है। अब कौन सा सही है इसमें से? तो ये मेथड का एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को मेथड इसको ओवरकम करने के लिए इसका अल्टरनेटिव मेथड है, इसको बोलते हैं आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। तो आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम एवरेज, बेसिकली ये एवरेज वैल्यू पे बेस करता है। क्या हम क्या करते हैं, जब 2 पॉइंट्स आते हैं, जैसे 2 पॉइंट आ गए ना C2D, तो हम उनकी जो क्वांटिटी है और उनकी जो प्राइस है उनका क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं, यानी स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही मैंने काम किया। अब मैंने क्या किया कि वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, एवरेज फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, यानी अब यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने यहाँ पर थ्योरी भी लिखी है थोड़ी बहुत, कि C2D में अलग आंसर आ रहा है ई का, और D2C में अलग आंसर आ रहा है। जो नुकसान हो गया, तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं ई की, तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास बेस चेंज हो रहा है, बिकॉज सिर्फ हमारे पास बेस की वजह से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्राइस और क्वान्टिटी का एवरेज ले लेते हैं। वही है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा बी, वही है जो यहाँ था, ये चेंज नहीं हो रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब क्या करते हैं हम, जो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी ले रहे थे, अब दोनों पॉइंट्स की प्राइस और क्वांटिटी का एवरेज ले लेंगे। सही, तो ये काम हमने कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। तो ये मेथड ज़्यादा आपका बेहतर है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज मेथड। ये सेकंड मेथड था। यानी अब इसका मतलब ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो प्राइस इलास्टिसिटी है, पहला जो हमने देखा है, पहला जो केस देखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा है, यानी इसके हमने 2 मेथड देख लिए। एक तो परसेंटेज मेथड देख लिया हमने, दूसरा हमारा आर्क मेथड देख लिया, तीसरा होता है आपके पास पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हर पॉइंट, अभी तो 2 पॉइंट पे कर रहे थे ना, अभी हम क्या कर रहे थे, अच्छा इससे पहले एक और मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर ये कोई बात नहीं, मेथड आगे पीछे हो सकते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली ना वैसे सप्लायर साइड पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ना रेवेन्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि सप्लायर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। यानी मैं मार्केट गया, मैंने उस प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी को परचेज कर लिया, यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो टोटल एक्सपेंडिचर बेसिकली होता है रेवेन्यू। ठीक है, ये आपने कितनी अमाउंट खर्च की उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, बाय करने के लिए, तो ये आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो हम इसके बिहाफ पे इलास्टिसिटी कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैसे? सिंपल सा इसका फंडा है, P मल्टीप्लाई बाय Q, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये छोड़ दें पहले मैं, अच्छा ये मैंने, क्योंकि जो पुराना जो टेबल था
उसमें वो मैंने खुद से वैल्यू एज्यूम की थी, तो मैंने कहा इस बार मैं ज़रा बुक का क्वेश्चन उठा लेता हूँ। तो ये बुक का न्यूमेरिकल है। सही है, पॉइंट्स गिवन है, प्राइस क्वांटिटी गिवन है। अब देखें, नाउ अप्लाइंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही प्राइस देखे मैंने, क्वांटिटी गिवन है। प्राइस कम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कम हो रही है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल सा केस है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। अब करेंगे क्या इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के, एक तो मेथड परसेंटेज मेथड तो आप लगा सकते हैं, चैम्पियन हो गए हम लोग, अब सब चैम्पियन हो गए। अब आप आराम से परसेंटेज मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं और आर्क मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स को लेते हुए। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, आप क्या करें, सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लें, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करें 500 से, 6 को मल्टीप्लाई करें 750 से। तो मैंने फ़िलहाल के लिए क्या किया, आप सबको भी कर सकते हैं, अलग से टेबल बना लें। मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिए, ए टू बी लिया पहले, तो मैंने फ्रॉम ए टू बी। क्यों, क्योंकि अब मुझे ना इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, इसमें भी दो, अब मैंने क्या लिए, 2 सिनेरियोज लिए। यानी पहले पॉइंट ए लिया और वहाँ पर जो प्राइस और क्वांटिटी थी, यानी 7 प्राइस है और क्वांटिटी 500, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपेंडिचर आ गया 3500। सही है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर पॉइंट बी पे मैंने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किए। सही है, वो आ गए 4500। क्या कंक्लूड होगा यहाँ से, इसका मतलब ये है कि जब प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये कहता है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, कि हम इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो कि उस प्रोडक्ट में लगा है उसके बिहाफ पे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। मेरे वर्ड्स को फोकस से सुनेगा। क्या मतलब हुआ, 3500 है, यानी पहले पॉइंट पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने आए, 3500। लेकिन जब प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसका मतलब आपका जो क्या कहते हैं, जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, जो आपकी डिमांड जो है वो आपकी क्या है, इलास्टिक है। सही है, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। इसमें आपको प्रिडिक्ट इस तरह करना है कि अगर पहले एक्सपेंडिचर आपके बढ़ रहे हैं, पहले कम थे बढ़ गए प्राइस के चेंज होने से। सही है, तो आपके पास, क्योंकि ये परसेंटेज पे रिलाई नहीं करता, क्योंकि इसमें तो हम परसेंटेज देख रहे थे ना, परसेंटेज मेथड में ये कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आया रिस्पेक्ट टू प्राइस। इसमें नहीं, हम ये देखेंगे अगर एक्सपेंडिचर पहले कम थे बाद में बढ़ गए तो इसका मतलब क्या, आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। डिमांड क्या है आपके पास, इलास्टिक। तो ये थ्योरी लिखी हुई, डिक्रीज इन प्राइस ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पॉइंट F2G में गया मैं। पॉइंट F2G में जब मैं गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, लेकिन अब खुद देखें आप, क्वांटिटी जो है वो मेरी ये है, यानी क्वांटिटी बढ़ गई। तो मैंने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किए पॉइंट F पे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, और पॉइंट G पे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया 1 मल्टीप्लाई बाय दिस। सही किया ना मैंने, सही है। पहले आया आपके पास ये आंसर पॉइंट F पे एट पॉइंट, एक मिनट एच लिखा हुआ मैंने, एच तो है नहीं, सॉरी जी है ये, मैंने वहाँ एच लिख दिया गलती से। सही है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये असल में आपका जी है। सही, तो अब क्या हो रहा है, पहले आपके पास क्या था, आपकी जो क्वांटिटी थी वो ये थी इस प्राइस पे, लेकिन अब जब प्राइस कम हुई तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक्सपेंडिचर आपके कम हो गए, एक्सपेंडिचर आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो इसका मतलब आपके पास जो डिमांड है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोडक्ट जो थी, पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, आपने एक्सपेंडिचर में इसको आप काउंट कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस कम हुई तो आपने उसका यूज़ बढ़ा दिया, आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो वो क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड हो गई। इलास्टिक डिमांड क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया। लेकिन अब क्या हुआ, जब
पॉइंट हम गए F2G पे, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब उसकी प्राइस और कम हो गई ना, तो फिर आपने इसको वैल्यू देना छोड़ दिया, आपने इसको अपनी क्वांटिटी उसकी क्या बढ़ाई। देखिए क्वांटिटी अभी भी बढ़ी है, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, क्वांटिटी अभी बढ़ी है, अभी भी, मतलब ऐसा नहीं हो डिक्रीज हो गई, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी, उतने प्रपोर्शन से आपने इसको एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया। पहले क्या हो रहा था, A to B में जब हम गए थे तो आपके पास क्या हो रहा था, प्राइस कम हो रही, तो आपने इसको उसकी डिमांड जो थी बढ़ा दी थी बहुत ज़्यादा, जैसे सिग्निफिकेंट चेंज ले आए थे। सिग्निफिकेंट का वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आया इसको आप अपने एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब एक पॉइंट आया, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो आपने फिर क्या कर दिया, क्वांटिटी तो बढ़ाई है लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ाई। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आपको बताता है कि आपने कितने एक्सपेंडिचर, अपने कितने खर्चे उस प्रोडक्ट में किए, उसके लिहाज से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका इन इलास्टिक हो गया। लिखा हुई मीन्स कंज्यूमर इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज, यानी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो प्राइस चेंज होने में, मतलब डिक्रीज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी, यानी ज़्यादा उसने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्राइस नहीं कम होगी, ठीक है बस बढ़ा दो क्वांटिटी, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ाई। ठीक है, तो ये होता है आपके पास आर्क इलास्टिसिटी, ये आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने 3 मेथड देख लिए, परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, और तीसरा आपके पास होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आखिरी मेथड हम देखते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है, ये हम इसमें कर्व की हेल्प लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पे, अभी हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज इलास्टिसिटी या आर्क इलास्टिसिटी में 2 पॉइंट्स के दरमियान हम क्या देख रहे थे, परसेंटेज चेंज देख रहे थे, और आर्क में हम क्या कर रहे थे, वो उसका ज़्यादा रिलायबल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स का एवरेज भी ले रहे होते हैं, यानी 2 पॉइंट यूज होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब ज़्यादा अच्छा आंसर आपको ला के देगा, और हर पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके देगा। लिखा हुआ है मेजर रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्राइसिंग चेंज एट स्पेसिफिक पॉइंट या एट एवरी पॉइंट ऑफ प्राइस लेवल। ठीक है, फॉर ईच पॉइंट। सही है। फॉर्मूला इसका सिंपल होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या है, क्योंकि ये इन्वर्स, ये ग्राफ तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए अब तक कि ये आपका ग्राफ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। सही है। होता क्या है कि इसमें 2 पैटर्न्स आ रहे होते हैं, एक अपर सेगमेंट पैटर्न होता है, एक लोअर सेगमेंट होता है। लोअर सेगमेंट ये होता है जैसे C to B ये लोअर सेगमेंट है, और अपर सेगमेंट जो A to C है। फिलहाल मुझे कौन बताएगा कि ये आपके पास इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी एट पॉइंट C। जाहिर सी बात है, दोनों मैंने लगाए हुए कि दोनों साइड इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है एट पॉइंट C आपका मिड पॉइंट होगा, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी ये यूनिटरी इलास्टिक का केस हो जाएगा। सही है। तो अब हम देखते हैं दूसरा केस कि अगर पॉइंट B होगा, यानी C तो ये ना मिड पॉइंट है, अब पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, अपर सेगमेंट कम है। तो जब लोअर चीज़, नहीं एक मिनट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, लोअर सेगमेंट, क्योंकि लोअर सेगमेंट आपका न्यूमरेटर में, तो लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, अपर सेगमेंट क्या है, कम है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। सिंपल। ये देखते हैं इसमें क्या होगा कि मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, यानी C मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से नीचे ले लिया, तो लोअर सेगमेंट ये हो गया, अपर सेगमेंट ये हो गया, लोअर सेगमेंट कम हो गया, अपर सेगमेंट ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, E की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वीडियो अभी एंड नहीं हुई है, तो स्टे ट्यून। एग्जाम्पल, ये ग्राफ है, वही ग्राफ है जैसे ये, हर पॉइंट मैंने ले लिया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब ये पॉइंट मैंने ग्रेटर देन 1 क्यों खुद से कह दी, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर यहाँ इस पॉइंट पे हूँ तो मेरा लोअर सेगमेंट ज़्यादा है। देखें यहाँ से यहाँ तक, देखें एंड तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें, ठीक है, इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट देखें, तो लोअर सेगमेंट ये क्या है, लोअर सेगमेंट, ये है अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, तो E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मेरी बात समझ आ रही? तो
बीच में क्या होगा, बराबर होंगे तो 1 आएगी और लेस देन 1। अब इसको क्या कैलकुलेट करते हैं, ई इज इक्वल टू 1। अब ई इज इक्वल टू 1 में हम किस तरह देखेंगे, हम इस तरह लाइन्स बनाएंगे, मतलब वैल्यूज देखेंगे। इस पॉइंट पे वैल्यू देखूंगा तो मैं किसी भी साइड से देख सकता हूँ, मैं चाहूँ वाई एक्स ले लूँ या एक्स एक्स ले लूँ, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। इलास्टिसिटी का बात, यानी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप चाहे तो एक्स एक्सिस ले लें या वाई एक्सिस ले लें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा इलास्टिसिटी का। ठीक है, कैसे, मिड पॉइंट है, इसको यहाँ पर देखेंगे तो 50 वैल्यू इसकी। अब देखें मैं अभी एक्स एक्सिस पे हूँ तो क्या करूँगा, लोअर सेगमेंट क्या है, ये रहा पीछे वाला, आगे वाला सेगमेंट ये लोअर सेगमेंट है, ये अपर सेगमेंट है। तो 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 क्या आ जाएगा आंसर 50। अपर सेगमेंट क्या होगा 50 माइनस 0 50। तो एक्स सेक्शन में क्या आया 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 माइनस 50, 50 माइनस 0 सॉरी 1। वाई एक्सिस से देख लेता हूँ, वाई एक्सिस पे देखा मुझे इज इक्वल 1 पे इस पॉइंट पे देखनी है इलास्टिसिटी। लेट्स सपोज मुझे बोला है पॉइंट बी आई, लेट्स सपोज, तो एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से देख लिया। अब वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से देखें तो वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो 5 है, तो अब लोअर सेगमेंट ये रहा, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 एंड पॉइंट तक देखें 5 माइनस 0। अपर सेगमेंट इस पॉइंट तक जाएगा जो आपका यहाँ जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी स्लोप स्टार्ट हो रहा है, तो 10 माइनस 5 इसमें। अच्छा मैंने 5 माइनस 10 क्यों नहीं लिया, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पता है हमें कि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखते हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम 10 माइनस 5 कर दें। तो 5 माइनस 0 लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट, तो क्या फॉर्मूला यही कहता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है 5 माइनस 0, अपर सेगमेंट क्या है 10 माइनस 5। तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो वही मैं कह रहा था, दोनों किसी भी साइड से लेना आंसर सेम आएगा। अब फॉर लेस देन 1 देखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस लेस देन 1 पे आ जाए, क्या होगा, ये वैल्यू आ रही है। अब लोअर सेगमेंट ये है, तो 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 लोअर सेगमेंट आ गया। अब मैं यहीं से लेके बता सकता हूँ लेस देन 1 आएगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट कम होगा, अपर सेगमेंट ज़्यादा होगा। लोअर सेगमेंट क्या है 25, अपर सेगमेंट क्या होगा 75 माइनस 0, यहाँ तक जाएगा एंड ऑरिजिन तक 75 माइनस 0। तो क्या आंसर आएगा 0.33। वाई एक्सिस से ले लें आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह। 2.5 लोअर सेगमेंट 2.5 माइनस 0, अपर सेगमेंट 10 माइनस 2.5 0.33। ग्रेटर देन 1 अब ले लेना आप। अब मैं यहीं से बता सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास देखें लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो जाएगा। 100 माइनस ये इस पॉइंट पे आया 100, ये एंड यहाँ हो रहा है आपका स्लोप, 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 3। वाई एक्सिस पे ले लूँ, ये 10 माइनस 7.5, 10 माइनस 7.5, 10 माइनस 7.5, क्योंकि ये आपका नहीं, देखिए मैंने गड़बड़ की यहाँ पर, बोलते हुए गड़बड़ की, क्योंकि ये अपर सेगमेंट है। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा 7.5 माइनस 0 और अपर सेगमेंट 10 माइनस 7.5, तो क्या आंसर आएगा 3। आप किसी भी एक्सिस से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आपका होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें कर्व होना लाजमी। अच्छा इसमें कर्व, अब मैम जिस तरह क्लास में बता रही थी ना कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इसको बोलते हैं, इसको मार्केट फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी आपके पास बिहेवियर लोगे कांस्टेंट नहीं है, जबकि सेट्रिस पैराबिस के हिसाब से बिहेवियर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज आपका कर्व आ रहा है, इस तरह का कर्व आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब मुझे एक बात बताएं कि अभी हमने सारे मेथड देख लिए हैं, क्या यहाँ परसेंटेज मेथड लग सकता है? नहीं, हमें टेबल गिवन ही नहीं है। टेबल के वैल्यूज़, मतलब ये हो सकता है कि मैं टेबल के वैल्यूज़ बनाऊँ, हाँ ये हो सकता है कि वैल्यूज़ गिवन हो, मैं टेबल से टेबल बना लूँ अपना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्या इसमें आर्क मेथड तो रिलेट हुआ है परसेंटेज मेथड के साथ, तो वो भी लग सकता है। उसके बाद आपके पास हमने कौन सा मेथड देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर प्राइस और क्वांटिटी पता चल गई तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे, वो मेथड भी लग जाएगा। पॉइंट वाला कैसे लगेगा, कौन बताएगा? यहाँ क्या करते हैं, जब हमें कर्व आ जाते हैं इस तरह के, तो हम विद टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन में। क्या करते हैं, अब जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज मुझे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक टेंजेंट बना दूंगा इस एक्स एक्सिस तक,
ठीक है। अब मैं चाहूँ कि ये आपकी एक वैल्यू एक वाई इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा, तो यानी हम इस कर्व को डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये आपका क्योंकि बिहेवियर चेंज नहीं है, तो इलास्टिसिटी मेथड यहाँ पर अभी नहीं लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस कर्व से एक टेंजेंट पास करते हैं। ठीक है, सही है। तो जब मैंने क्या काम किया, तो मुझे यहाँ पर एक्स वैल्यू मिल जाएगी एट पॉइंट बी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। दो वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट के लिए आपको दो वैल्यूज़ तो चाहिए। सही है। तो अब आपको एट पॉइंट बी ये एक वैल्यू मिल गई और एक ये वैल्यू मिल गई। ये तो हमें टेंजेंट के थ्रू मिल गई। ये इस पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट जो ये पॉइंट लाया कर रहा है, जहाँ ये पॉइंट लाया कर रहा है वो ये वैल्यू है। सिंपल यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वाई एक्सिस में भी कोई वैल्यू होगी लेकिन हमने वो नहीं लिखी क्योंकि मैंने बताया था एक्स और वाई दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो मैं इससे अच्छा नहीं कि एक ही अप्लाई कर दूँ, एक्स एक्सिस को देख रहा हूँ मैं, अब सिर्फ एक्स एक्सिस को देखूंगा। तो ये तो मुझे टेंजेंट के थ्रू मिल गई वैल्यू। अब क्या करूँगा, छोड़ दें इस अभी कर्व छोड़ दें, सिर्फ ये देखें, सिर्फ ये लाइन है आपके पास। अब लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट आपका ये पोर्शन होता है, मैंने आपको बताया था ये पोर्शन आपका क्या होता है, लोअर सेगमेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक एंड तक मतलब क्या है कि जहाँ आपका ये ग्राफ एंड का मतलब ये होता है कि जहाँ आपका एक कर्व एंड हो रहा है। सही है, मैंने जानबूझ के दोबारा गलत बोला, क्यों, क्योंकि ये तो दूसरा कर्व है यानी दूसरा टेंजेंट है, ये नहीं देखेंगे अब हम। देखिए वहाँ पर क्या था, अच्छा हुआ ये मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर क्या था, ये एक टेंजेंट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी ना, हमने वहाँ पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए उस कर्व से एक टेंजेंट पास करके। तो हम करते क्या थे, एंड पॉइंट देखते थे कि ये कर्व एंड का हो रहा है और इसका स्टार्ट का है, ऐसे ही है। यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं पॉइंट कंसीडर किया, क्योंकि ये दूसरा टेंजेंट है, ये दूसरे पॉइंट का टेंजेंट है जो कि जे जो हम देखेंगे। अभी हम बी की बात करें तो बी का जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन जो बी की आ रही है वो यहाँ आ रही है। तो अब हम लोअर सेगमेंट हमारा क्या होगा, लोअर सेगमेंट आपका ये सा होगा। तो 3250 माइनस 750 लोअर सेगमेंट हो गया। अपर सेगमेंट क्या होगा, अपर सेगमेंट 750 माइनस 0, यहाँ पर ओरिजिन है। तो आपको क्या पता चल जाएगी, इलास्टिसिटी पता चल जाएगी। यानी इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक डिमांड, यानी आपका डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिक डिमांड है। यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो देखिए आप मुझे हर पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड क्योंकि आपको हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी पता चल जाती है। परसेंटेज वाले में क्या था, आपको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताओ ना, आपका काम हो जाएगा। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, वो पॉइंट देखें कहाँ पर है और बता दें इलास्टिसिटी क्या है। मेरी बात समझ आ रही है। तो 3250 माइनस 750 लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है, 750 माइनस 0। अब इसका आप मुझे बताएं। अच्छा अब मैंने जी पॉइंट सपोज किया एट पॉइंट जी। अब देखिए वहाँ पर क्या था, परसेंट मेथड में B2G लेते थे हम, A2B लेते थे। यहाँ पर हर पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी मिल जाएगी एट पॉइंट जी। अब ये तो कर्व आ गया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अब मुझे वाई पे भी वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ से वाई के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। यानी एक वैल्यू मुझे यहाँ पता चल जाएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, और एक वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल जाएगी इस पॉइंट पे। सही है। तो मैं वाई एक्सिस भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने जो प्रॉब्लम ये बुक से निकाली प्रॉब्लम मैंने ना, तो वहाँ पर एक्स एक्सिस में ही वैल्यूज़ मेंशन थी। ये था, ये सवाल पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी का था, इसमें आपके टेबल बना ही नहीं सकते थे, वैल्यूज़ नहीं गिवन थे ना, सिर्फ ग्राफ गिवन था और हमें निकालना था इलास्टिसिटी। अगर आपके पास कर्व गिवन हो तो इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये उसका न्यूमेरिकल है। यानी वाई एक्सिस था ही नहीं, तो ये था इस वजह से, क्योंकि ऐसा क्यों था, क्योंकि ये सॉल्व भी आपको किससे करवाना था, पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी से। तो अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वाई की वैल्यू दे दी तो आप टेबल बना लेंगे ना, सिंपल। तो टेबल बना लिए, फिर तो आप प्राइस और क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो ये है, ये इसमें प्राइस है और ये QD है, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर टेंजेंट वैल्यू पता चली हमें, मतलब जो आपकी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आ रही है, और हमें इसकी अपनी वैल्यू पता है एक्स एक्सिस की, ये रही।
ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अब मुझे बताएं क्या होगा इलास्टिसिटी, क्या ये होगा आपके पास लोअर सेगमेंट? क्या है लोअर सेगमेंट, कौन बताएगा मुझे? लोअर सेगमेंट क्या होगा इस केस में? पॉज लें और बताएं। लोअर सेगमेंट आपका ये होगा, ये लोअर सेगमेंट है पूरा। देखिए जहाँ आपका ये ग्राफ एंड हो रहा है ना, वहाँ लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी ना। यहाँ पर एक और कर्व भी आ रहा होता, इस तरह आ रहा है, यहाँ पर किसी वैल्यू पे आ रहा है वो, लेट्स सपोज कर लें। तो क्या आप लोअर सेगमेंट, क्या फिर लेट्स सपोज की वैल्यू 9000 है, लेट्स सपोज, क्या तो फिर आपका लोअर सेगमेंट क्या होता है? अगर आप ये जी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो किसी और पॉइंट पे है, तो फिर आप लोअर सेगमेंट में इसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसी स्ट्रेट लाइन को करते जिस पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, 8750 माइनस दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे जी है आपके पास, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट ये हो जाए, अपर सेगमेंट क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो इससे आपको इलास्टिसिटी पता चल जाएगी, जो कि आपके इन इलास्टिक है, तो कि आपके पास डिमांड इतनी वेरी यहाँ पर नहीं हो रही है प्राइस के चेंज होने से, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तभी आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर जहाँ ये कर्व एंड हो रहा था ना, हर पॉइंट में हम वही चीज़ कंसिडर कर रहे थे, यानी अगर E=1 है तो यहाँ पर भी हम 100 - 50 करते थे, यानी ये पॉइंट आपका फिक्स होगा स्ट्रेट लाइन का, या आपको सपोज करना ही होगा, और इसको आपको कंसीडर करना ही होगा। तो यही चीज़ हमें अभी किसके थ्रू मिली है, इस टेंजेंट ड्रॉ करने के थ्रू मिली है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है, यानी मैं अगर दोबारा रिपीट करूं, देखिए यहाँ पर आप देखें ना, हमने जो भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट की है इस कर्व के थ्रू, वहाँ पर 100 तो लाजमी आ रहा था एक्स एक्सिस पे, तो कि ये आपके उस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, ये पॉइंट है, वो आपको लाजमी कंसीडर करना है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये इलास्टिसिटी लाई कर रही है, जिस पॉइंट पे जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको लाजमी लेना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन का हैंड हो रहा है, और ये आपका वो पॉइंट है जिस पर आप कंप्यूट कर रहे हैं। तो 100 - 75 या लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट क्या होगा, 75 - 0, ये पॉइंट ये <1 पे है। ये देख लें, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी आया। सिर्फ एक्सेस की बात कर रहा था फिलहाल मैं, वाई एक्सेस में भी होगा, ये पॉइंट लाजमी आ रहा होगा 10, देख लें हर जगह 10 तो लाजमी आ रहा हो, देखें 10 10 10, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी। अगर आपको, मैंने इस पर टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका एक ही मेथड है, सिंपल, बहुत आसान सा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड इन प्रोपोर्शन टू दी इनकम। यानी इस बार हम इनकम ले रहे होते हैं, प्राइस नहीं लेते, बस में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर इलास्टिक नहीं होता, यहाँ पर इन्फीरियर गुड होते हैं, क्योंकि इनकम के हिसाब से आपकी गुड्स जो होती हैं उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, वो इन्फीरियर हो जाते हैं, वो लग्जरी हो जाते हैं, वो ये नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। तो सिंपल है, फॉर्मूला वैसा ही है, बस यहाँ पर पहले यहाँ पर पी आ रहा था, अब यहाँ पर इनकम आ जाएगा। एम को हम इनकम कहते हैं बेसिकली, ये इनकम होती है आपके पास, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड आ गई, इनकम आ गई, एट पॉइंट A to B आप ले लें। ये सिंपल वही, अगर आपको समझ आ गया ना, तो ये तो आपको फॉर्मूले पुट करनी चीज़ें, ये समझ आ जाएंगी आपको। ग्रेटर देन 1 यानी लग्जरी गुड है, ये समझना ज़रूरी है। अगर 2 आ जाए तो उसमें लग्जरी गुड है, यानी जब उसकी प्राइस आपकी बढ़ रही है तो वो गुड आपके लिए क्या हो रही है, प्रोडक्ट आपके लिए लग्जरी हो रही है, उसको अफोर्ड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, यानी आप एट पॉइंट A to B, लग्जरी गुड का क्या मतलब है? लग्जरी गुड का मतलब ये है कि आप लग्जरी हो सकते है कि आपके स्पेक से अलग हो, मेरे स्पेक से अलग हो, कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके लिए नॉर्मल हो, या आपकी नेसेसिटी हो, या इन्फीरियर हो, लेकिन हो सकता है कि मेरी इनकम के हिसाब, ये सब इनकम डिपेंड करता है कि इनकम के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए लग्जरी है या नहीं है, या वो मेरे लिए नॉर्मल गुड ही है, वो मेरी बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जैसे होते हैं, हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होते। तो लग्जरी की जो मोबाइल मेरे पास हो, लेट्स सपोज वो आपके लिए लेट्स सपोज इन्फीरियर हो, आपके पास ऐसे मोबाइल दराज में पड़े हों, ठीक है, तो लेकिन मेरे लिए वो लग्जरी हो। तो ये चीज़ है। 2 आ गया, इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो इसके प्राइस के, यानी मेरी इनकम के बढ़ने से वो प्रोडक्ट
जो हो रही है वो मेरे लिए लग्जरी हो गई। अब क्या हुआ, मेरी इनकम और बढ़ गई। एट पॉइंट C2D अगर मैं देखूं तो इनकम मेरी क्या हो रही है, A2B देख लिया, C2D इनकम मेरी और बढ़ गई, 16,000 से 20,000 हो गई। और वो जो क्वांटिटी थी, यानी अब क्या हुआ, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। यानी अब क्या आंसर क्या आया मेरे पास, लेस देन, एक मिनट, सही सही लेस देन 1, ठीक आया। लेस देन 1 का क्या मतलब है कि अब वो प्रोडक्ट मेरी बस, अब वो ऐसी प्रोडक्ट होगी कि बस मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। वो अब पहले थी कि मैं उसकी केयर वगैरह करता था, लेट्स वो मेरी लग्जरी थी। अब वो क्या, वो मेरी, अब मेरी सैलरी जिस तरह बढ़ती चली आ रही है, तो वो जो क्वांटिटी थी वो मेरी क्या होगी, नेसेसिटी हो गई है। यानी लेट्स वो पहले आप बस में सपोज कर रहे थे, बस में सफ़र करते थे, तो आपके लिए गाड़ी जो आपकी अपनी गाड़ी जो थी वो आपकी लग्जरी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसका फ्यूल इतना एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अब मैं जब इसको यूज़ करता था, उसको एज अ लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करता था। मैं फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं वो यूज़ नहीं करता, लेट्स सपोज, तो मेरी लग्जरी प्रोडक्ट थी। लेकिन जब मेरी सैलरी बढ़ गई तो मुझे पता है कि अब मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं इसका फ्यूल जो है वो अब अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अब वो मेरी, अब पहले मैं बस में सफ़र करता था, अब मैं उस गाड़ी में सफ़र करता हूँ। तो क्या हो गया, मेरी नेसेसिटी हो गई हो वही प्रोडक्ट। सही है। अब पॉइंट D2E पे आए। D2E पे जब मैंने कंप्यूट किया तो D2E से क्या पता चला मुझे कि अब जब मेरी सैलरी और ज़्यादा बढ़ गई, इनकम और ज़्यादा बढ़ गई, यानी 24,000 से 28,000 हो गई, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या हो गई। अच्छा D2E में क्या है, D2E में देखूँ, अब 20,000 से 24,000 हो गई, और क्वांटिटी क्या चेंज आ रहा है, 18 से 20 हो गई। तो अब क्या हो गया, अच्छा ये मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो वही चीज़ है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इनकम डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल इनकम क्या है 20,000 और इनिशियल क्वांटिटी क्या है 18। सही है। तो अब क्या हो गई, प्रोडक्ट मेरी और नेसेसिटी हो गई। वो पहले और वैल्यू कम, यानी अभी भी नेसेसिटी है, मेरी ज़रूरत में है, जो मतलब मैं इसको यूज़ अभी भी करता हूँ। अब क्या हो गया, अब E2F में जब मैं आया, जब मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, तो वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी में अब मैं ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आ रहा। यानी अब क्या हो रहा है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, प्राइस के लिहाज से बात नहीं कर रहा। मेरी उसकी प्राइस जो भी है फिक्स है, प्राइस की बात मैं कर ही नहीं रहा अभी। प्राइस जो थी उसी गाड़ी की प्राइस है, जिस गाड़ी की मैंने 5 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख की लेट्स वो गाड़ी है, वही प्राइस वही, मेरी इनकम बढ़ रही है। तो अब क्या हो गया, वो प्रोडक्ट मेरी क्या हो गई, गाड़ी मेरे लिए इन्फीरियर हो गई, मैं उसको यूज़ ही नहीं करता। मैं अब आ गया हूँ अच्छी गाड़ी में आ गया हूँ, उससे बड़ी अपर लेवल पे आ गया हूँ। तो वो मेरी वो पर्टिकुलर गुड मेरा क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल में इनकम इलास्टिसिटी समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर प्राइस समझ आ गया, प्राइस पे ही मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है, या इनकम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होता है, जब आपके पास प्राइस चेंज ही नहीं हो रहे हैं, मतलब प्राइस उसकी फिक्स है, यानी इसमें क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस फिक्स। ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं आ ही नहीं रहा, चेंज नहीं आ रहा, जीरो है, परफेक्ट इलास्टिक, यानी मेरी डिमांड बढ़ती चली आ रही है। सही ना। तो क्या हम क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी को हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और प्राइस को नीचे रखते हैं। परसेंटेज क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और परसेंट प्राइस को नीचे रखते हैं। अब प्राइस बढ़ी नहीं रही, वही है, फिक्स है, जीरो नहीं है, फिक्स है। तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी फिर भी बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही, प्राइस फिर लोग फिर भी लेते चले जा रहे हैं उसको, अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। इनपरफेक्ट में क्या, इनपरफेक्ट कह रहा हूँ, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होगा कि क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी आपने फिक्स रखी हुई है। पहले क्या था कि उसी प्राइस में आप क्वांटिटी बढ़ा रहे थे। अब क्या है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आखिरी मेथड को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास है बस ये आखिरी मेथड भी ख़त्म। इंशाल्लाह अगर ये लेक्चर आप ले लेंगे, आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन आपको इसको पढ़ने के बाद ना, इसको समझने के बाद मेरे ख्याल में आप हर बुक का, क्योंकि मैंने खुद बुक पढ़ी है, बुक से ही मैंने कुछ प्रॉब्लम निकाले। बुक में मेजरली ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ग्राफ में लोग फंसने, ग्राफ का मैंने बता दिया आपको, मोस्टली ग्राफ इस तरह के नज़र आ रहे होंगे, यह मैंने आपको बता दिया किस तरह होगा। सही।
तो बस मेरी बात ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं, यानी जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, बस वो पॉइंट आपको लेना है। और जो जिस पॉइंट पे आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन का है, और एक पॉइंट वो होगा जिस पे आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको कंसिडर करने होंगे, ठीक है। तो ये था एक। अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स आ जाते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब मैं लेट सपोज चाय लेने गया, ठीक है, मैं मार्केट गया, मैं एक फ़िक्स प्राइस, लेकिन इसको समझेगा, बहुत आसान सा है लेकिन ये कन्फ्यूज़न करता है जब आप इसको सही फोकस नहीं देते। मैं बताता हूँ। अब देखें, लेट्स सपोज मैं मार्केट में गया मैं चाय लेने एक फ़िक्स अमाउंट लेकर, लेकिन वहाँ गया, मैंने कहा प्राइस तो बढ़ गए चाय के, तो मैं कहाँ जाऊँगा? सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाऊँगा। मैं देखूँगा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। लेट्स सपोज चाय लेने गया, पता चला कि चाय के प्राइस बढ़ गए, लेकिन अब कॉफ़ी उस रेट में मिल रही जिस रेट पे मैं चाय लेने गया था। तो मैं क्या करूँगा? कॉफ़ी ले लूँगा। फिर मैं चाय नहीं लूँगा। अगर मैंने चाय ले ली प्राइस बढ़ने पे, तो ये फिर तो रैशनल बिहेवियर आपका हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्या आपका बिहेवियर चेंज हो गया? आपने अपनी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा खर्च कर लिए। आप एक फ़िक्स अमाउंट लेकर गए थे, आप 5,000 लेने गए थे, आप सोफ़ा लेने गए, पता चला सोफ़े की प्राइस बढ़ गई, आपने 6,000 हो गए, लेट्स सपोज आप 6,000 का सोफ़ा लिया। तो ये अभी बिहेवियर कांस्टेंट, ये फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट फ्लक्चुएशन। ऐसा नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। ये रैशनलाइज बिहेवियर नहीं है। रैशनलाइज बिहेवियर किया तो आप इसका सब्स्टिट्यूट देखोगे, सोफ़े का सब्स्टिट्यूट किया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप कुर्सी की तरफ जाओगे, देखो ये कोई उसी प्राइस में कुर्सी मिल जाए, तो क्या होगा? अल्टरनेटिव की तरफ जाने की वजह से डिमांड आपकी उस अल्टरनेटिव की बढ़ रही है। इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, यानी चेयर की क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी किसी एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है। आई रिपीट, एक्स की प्राइस बढ़ने से वाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें लाजमी होंगी, 2 कमोडिटीज़ तो होंगी, यानी जो 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे होंगे। यानी एक्स अगर टी है, टी की प्राइस बढ़ रही है, तो वाई की क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, वाई की प्राइस फिक्स है, उसकी प्राइस थोड़ी चेंज हो रही है। आप कॉफ़ी लेने का आपको पता है कि कॉफ़ी में लेने गया हूँ, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गए, लेकिन चाय अल्टरनेटिव मौजूद था, उसकी प्राइस उसी रेंज में आ रही है, इस रेंज में मैं कॉफ़ी लेने गया था। अब आप क्या लेंगे? आप कॉफ़ी छोड़ के टी ले लेंगे, चाय ले लेंगे। यानी आप मार्केट में कॉफ़ी लेने गए, आपका एक स्पेसिफिक बजट था, फिक्स बजट था, बिहेवियर कांस्टेंट था, लेकिन आप मार्केट में आपको पता चला कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गए, तो आपने सब्स्टिट्यूट देखा चाय जिसकी प्राइस फिक्स थे, और वो आप लेने नहीं गए थे, लेकिन जब आपने देखा कि इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है कॉफ़ी का, तो फिर आप कॉफ़ी नहीं लेंगे, आप चाय ले लेंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस का क्या मतलब कि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है। बात मेरी समझ आ रही है? तो अब इसको इसे फॉर्मूला भी है कि एक की क्वांटिटी डिवाइड बाय दूसरे की प्राइस। मैं हंसी मुझे पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना बहुत तंग करता है सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप फंस जाते हैं कई बार ना। तो इसमें एक्स वाई का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, ये इससे आप याद रखिएगा। तभी इस तरह के टेबल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले को लिख लीजिएगा एक जगह, और फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, वरना आप इस टेबल को समझेंगे ना गलती कर जाएंगे। तो मैंने गलती की थी इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं हंस भी रहा था। तो अब क्यू एक्स क्या है? एक्स क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है इन प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी वाई, यानी प्राइस वाई। दूसरी क्वांटिटी की प्राइस की वजह से पहली क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मल्टीप्लाई पी वाई बाई पी एक्स, सिंपल फॉर्मूला है। सब फॉर्मूला तो वही जो परसेंटेज में देखा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एक्स क्वांटिटी है, ये कॉफ़ी समझ लें, टी समझ लें, मर्जी आपकी। मैंने एक्स वाई ले लिया। इसकी प्राइस पहले 30 थी और 3.0 थी, उस पर क्वान्टिटी इसकी ये थी, ठीक है, बिफोर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? लेट्स सपोज ये आपके पास टी है, ये कॉफ़ी है। लेट्स सपोज इसको टी ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी ले लें, कोई मसला नहीं है। पता नहीं स्पेलिंग सही है नहीं, खैर। टी की प्राइस पहले बिफोर 3.0 थी, क्वांटिटी आपने 30 रखी हुई थी। इसी तरह कॉफ़ी जो है उसकी प्राइस 1.0 पे क्वांटिटी 15 है,
लेकिन आफ्टर क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3.0 प्राइस थी टी की, उस पर आपने क्वांटिटी रखी हुई थी 30। यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो प्राइस है कॉफ़ी की है 1.0, इसमें क्वांटिटी आपने 15 रखी थी, आप मतलब इसको कभी कभार यूज़ कर लिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब टी की प्राइस कम हो गई, इसकी प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, इसकी प्राइस में, कॉफ़ी की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन टी की प्राइस कम होगी तो आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, और आपने इसकी क्वांटिटी कम कर दी। ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। आपने क्या आपने देखा कि टी तो माशाल्लाह बहुत कम हो गई इसकी प्राइस, तो मैं अब कॉफ़ी की तरफ क्यों जाऊँ, मैं इससे अच्छा टी की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। आपने कॉफ़ी की क्वांटिटी कम करके टी की क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ अप्लाई कर दें, क्रॉस इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट कर लें। अब मैं यहीं से बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आपने देखा कि जब मेरी इसकी क्वांटिटी प्राइस कम हो गई तो मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। इसका मतलब अब मुझे इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया टी की शेप में, यानी टी की मतलब मुझे इसका सब्स्टिट्यूट क्या मिल गया, टी मिल गया। तो अब क्या हुआ, डेल क्यू एक्स, अच्छा आपका एक्स ये है, वाई ये आपको टेबल में ही गिवन था, मैंने खुद से नहीं बनाया ये टेबल, मैंने बुक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई। तो अब डेल क्यू एक्स यानी 10 फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो अब फाइनल वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स को देखें, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डिवाइड बाय प्राइस, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस किसकी, वाई की, 2.0 माइनस 3.0, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय पी वाई, वाई की इनिशियल प्राइस 3 डिवाइड बाय क्यू एक्स, इसकी इनिशियल क्वांटिटी 15। क्या हुआ आंसर, प्लस पॉजिटिव आया, पॉजिटिव बस पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं हम, यहाँ पर इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं होता, बस इसका मतलब सब्स्टिट्यूट है कि आपके पास वो जो टी है वो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, और ये वेरीफाई भी हो गया, हमें टेबल से भी पता चल गया था। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अब क्या हो रहा है, प्राइस ये थी, जेड की प्राइस कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, उसकी प्राइस पे क्वांटिटी ये थी, और एक्स की प्राइस पे क्वांटिटी ये थी। अब क्या हुआ, जब इसकी प्राइस बढ़ गए, इसकी प्राइस बढ़ गई तो आपने इसकी क्वांटिटी कम कर दी, हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ, कौन बताएगा। हुआ ये कि इसकी क्वांटिटी तो कम की ही की आपने एक्स की भी कम कर दी। इसको समझ लें आप फ्यूल, इसको समझ लें कार। फ्यूल के प्राइस 1.50 थे, क्वांटिटी आपने 10 रखी हुई थी। कार के प्राइस लेट्स 1.0 थे, आपने क्वांटिटी 15 रखी हुई, लेट्स सपोज। अब क्या हुआ, कार के प्राइस बढ़ गए, उसकी क्वांटिटी आपने कम कर दी, साथ ही साथ क्या हुआ, मतलब फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी इसकी कम कर दी आपने, फ्यूल कम आपने लगाना शुरू कर दिया। क्या हुआ, कार की प्राइस फिक्स है, लेकिन कार की भी क्वांटिटी आपने क्या कर दी, कम कर दी। इसका मतलब यह है कि फ्यूल और कार, मैं यहीं से बता सकता हूँ ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर फ्यूल बढ़ रहा है तो फिर आप कार का यूज़ क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो मैं इसको अगर वैसे भी कहूँ कि ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट जिसका जो आखिर में एक साथ यूज़ हो, जैसे मोबाइल है, चार्जर, वो चार्जर फ्री मिलता है, फ्यूल और कार की बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ी तो आप कार का यूज़ कम कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ पे पुट करने, डाल क्यू एक्स क्या है आपके पास, फाइनल प्राइस और फाइनल क्वांटिटी 12 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.50, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय आपके पास वाई की प्राइस, क्या कहते हैं, इनिशियल उसकी प्राइस आ जाती है, इनिशियल प्राइस आ जाती है। अच्छा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इनिशियल प्राइस 1.50, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आती है यहाँ पर। तो पी जेड डिवाइड बाय क्यू एक्स क्या है आपके पास 15, तो 1.50 डिवाइड बाई 15 क्या आया, माइनस वैल्यू, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, वेरीफाई भी हो गया, और यहीं से पता भी चल रहा है। क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था, रिपीट करता हूँ, पहले केस में हो रहा था कि एक की प्राइस जब कम हो रही थी तो आपने क्या किया कि दूसरे की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी एक की प्राइस कम हो गई, एक की प्राइस आपकी क्या होगी, कम हो गई,
पहले 3.0 थी, अब 2.0 हो गई, आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, आपने दूसरी क्वांटिटी कम कर दी। यानी ये हुआ कि आपको लगा कि टी की प्राइस कम हो रही है, तो अब मैं कॉफ़ी क्यों पीऊँ, सब्सिट्यूट मौजूद है मेरे पास, तो ये आपके पास क्या है, सब्सिट्यूट है। यानी एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है, इसकी प्राइस कम होने से इसकी क्वांटिटी में फ़र्क आ गया। क्या हो गया, ये 15 से, यानी कॉफ़ी 15 से 10 हो गई। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरे वाले केस में क्या था कि फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे थे, तो कार की क्वांटिटी में प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि कार में देखिए प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। इसका मतलब कि फ्यूल डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, कार के साथ, कार भी कम हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये लेक्चर अगर आपने ले लिया तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलास्टिसिटीज़ में। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।